हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है सपनों के से दिन और इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह सपनों के से दिन पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। पंजाब के जेतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की। इन्होंने एक दस्तकार परिवार में जन्म लिया, अर्थात दस्तकार का अर्थ होता है जो हाथ से चीज़ों को बनाते थे, और इन्होंने बचपन में बहुत ही मेहनत से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया था। गुरुदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर जितने भी लेख लिखे हैं, ऐसा लगता है उन लेखों को पढ़कर जैसे वह सब सजीव हों, मानो कि उनमें कोई सच्ची घटनाओं का जिक्र किया गया हो। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और सपनों के से दिन इस पाठ का सार है, शिक्षा काल में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। प्राय हर विषय की कोई न कोई किताब पढ़नी होती है। इस पढ़े हुए में से बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं रहता, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो एक बार पढ़ लेने के बाद हमेशा हमारी स्मृति में बस जाता है। स्मृति मतलब हमेशा हमारी यादों में बस जाता है। लेखक का अभिप्राय है कि शिक्षा काल में विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ना होता है। उसके बाद बहुत सारी पुस्तकें होती है जिन्हें उन्हें पढ़ना होता है। इन पुस्तकों को जब वो पढ़ता है तो बहुत कुछ अंश ऐसा होता है जिसे वो चाहकर भी याद नहीं रख पाता, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो भुलाए से भी नहीं भूलता, हमेशा उसकी यादों में बना रहता है। प्रस्तुत आत्मकथांश को, अर्थात हमारा जो ये पाठ है ये आत्मकथा है गुरुदयाल सिंह की, तो इस पाठ को दूसरी कोटि में रखा जा सकता है। अर्थात यहाँ 2 श्रेणियां बताई गई थी। एक ऐसा अंश होता है जो पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं रहता, और वह अंश रहता है एक पढ़ने का जो हम अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो वह हमेशा हमारी यादों में बस जाता है। तो यह पाठ उसी कोटि में आता है कि इस पाठ को जब हम पढ़ लेते हैं तो ये भुलाए से भी हमें नहीं भूलता। यह अंश बताता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते थे। ऐसे लोग न केवल खुद अनपढ़ रहे बल्कि उनके कारण उनके परिवार की भावी पीढ़ियां भी निरक्षर रह गई। इस पाठ के स्मृति में बने रहने की जो सबसे अहम वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को, यानी कि जो इस पाठ को पढ़ रहा है उस पाठक को बार बार ऐसा लगता है कि जो दिनचर्या मेरी थी, जो शरारतें, चुहलबाजियां, आकांक्षाएं, जो इच्छाएं, जो सपने मेरे थे, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताए, वे लेखक को कैसे मालूम हो गए, और उसने बिना मुझसे मिले ही मेरी देनंदनी अर्थात मेरी डायरी कैसे लिख दी। सपनों कैसे दिन, आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। लेखक का कथन है कि उनके साथ जितने भी बच्चे खेलते थे उनका हाल और उन बच्चों का हाल एक जैसा ही होता था। नंगे पांव, फटी मेली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, सबकी वेशभूषा लगभग एक जैसी होती। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ होती है घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर का वह स्थान जहाँ मांस भरा हुआ रहता है। उन पिंडलियों या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। वैसे ही बच्चे खेल कूद में गिर जाते तो उन्हें जगह जगह से खून निकल आता, चोट लग जाती। उनके कपड़े फटे हुए तो पहले ही रहते थे और अधिक फट जाते थे, और जब ये बच्चे घर जाते तो उनकी माँ या उनकी बहन उन्हें और अधिक डांटती और पीटती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे, कईयों के पिताजी गुस्से वाले थे।
पीटने लगते तो ये ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। कई के पिताजी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के होते थे। जब बच्चे को मारने लगते तो पता ही नहीं रहता कि कब उसके नाक से मुंह से रक्त बहने लगा है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। ये बच्चों का स्वभाव होता है कि चाहे उन्हें कितना ही डांटा जाए, कितना ही मारा या पीटा जाए, वो उस दिन की बात को उस दिन ही भूल जाते हैं और एक नए दिन की शुरुआत फिर से करते हैं। तो ये बच्चे भी ऐसे ही थे, कितनी ही मार खाएं, कितनी ही डांट खाएं, फिर से खेलने के लिए दूसरे दिन चले आते। यह बात तब ठीक समझ आई। लेखक का कथन है कि जिस समय मैं छोटा था, बच्चा था, मेरे साथ ये सारी घटनाएं होती थी, उस समय मुझे इस बात की समझ नहीं थी, परंतु यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। जब वो बड़े हुए और अध्यापक बने और प्रशिक्षण के लिए गए तो उन्हें ये बात समझ में आई। वहाँ बाल मनोविज्ञान को चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले, लेखक का कथन है कि उनके साथ जितने बच्चे खेलते थे अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। लेखक का कथन है कि उनके साथ जितने बच्चे खेलते थे लगभग एक जैसे समान परिवार वाले थे। कुछ गांव से आए थे, कुछ पास की बस्ती से आए हुए थे। उनमें से कुछ बच्चे स्कूल जाते थे और कुछ नहीं जाते थे। जो बच्चे जाते थे उनकी भी रुचि स्कूल जाने में नहीं थी, वह अपना बस्ता तालाब में फेंक आते थे। और तो और उनके अभिभावक यानी उनकी माता पिता की रुचि भी उन्हें स्कूल भेजने में नहीं थी और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए मतलब जहाँ पर किराने का सामान मिलता है, और आड़तिये भी अपने बच्चों को, जो दुकानदार होते थे वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। उस समय का ऐसा माहौल था कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो वह कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, अर्थात हमें क्या इसको तहसीलदार बनाना है, क्या कोई बड़ा अफसर इसको बनाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। माँ बाप की सोच इतनी थी कि बच्चा थोड़ा सा बस बड़ा हो जाए तो हम पंडित जो घनश्याम दास है उनसे लंडे पढ़वाकर, अर्थात एक बही खाते की पंजाबी लिपि होती है वो पढ़वाकर बस बच्चा खाता लिखना सीख जाए, इतना उनसे सिखा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी नहीं सीख पाया। बच्चों के माता पिता का कहना था कि घनश्याम दास केवल 8 महीने में उन्हें बही खातों की जो विधि होती है, खाता लिखने की जो विधि होती है, उसमें पारंगत कर देगा बच्चों को। और बच्चे जो कब से स्कूल जा रहे हैं वहाँ से अभी तक उन्होंने क ख ग भी नहीं सीखा है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। यहाँ ध्यान देने वाली बात इस पाठ में यह बताई गई है कि अलग अलग प्रांतों के बच्चे आपस में खेलते थे, परंतु जब वो खेलते थे तो एक दूसरे की भाषा समझ जाते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडन के दिन, अर्थात यह खेलने के दिन 4 कैसे कब बीत गए, ये खेलने के 4 दिन कब कैसे व्यतीत हो गए, ये उन्हें पता नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। उस समय जितने भी बच्चे आपस में खेलते थे वह स्कूल के कमरे में बंद होकर पढ़ने को कैद समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, अर्थात कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ काम भी कराने लग गए थे। बचपन में घास अधिक हरी
और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले यानी कि अर्ध शताब्दी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे झाड़ उगे थे। अलियार मतलब जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी जो लगी थी, जिन्हें हम डंडियाँ कहते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। लेखक अपने उन बचपन के दिनों को, जब वो स्कूल जाते थे, उन दिनों को वो कह रहे हैं कि मैं आज भी याद कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से, स्कूल के चपड़ासी का नाम है चंदू चपड़ासी, उस चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। स्कूल की क्यारियों में तरह तरह के सुगंधित फूल लगे हुए थे। लेखक का कथन है कि वो चंदू चपड़ासी की नज़रों से छिपकर उन फूलों को कभी कभी तोड़ लिया करते थे, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। लेखक ने अनुमान लगाया है कि या तो हम क्या करते थे, शायद जेब में उनको डाल लेते थे, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। यह बिल्कुल सत्य बताया गया है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि फूलों को तोड़ लेते हैं, या तो निकलते हुए उनको मुंह में चबा लेते हैं उनकी पत्तियों को, या फिर जब वो अपनी जेब में रख लेते हैं तो घर पर जब उनकी माँ उनके वस्त्रों को धोती है तो वो उन्हें फेंक देती है। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी। इन्होंने कहा है यहाँ पर लेखक ने कि उस समय स्कूल में जो शुरू साल का आरंभ होता था, नया सत्रांक आरंभ होता था, तो 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अभी आजकल भी हमारे यहाँ यही होता है कि जब नया सत्र प्रारंभ होता है, जैसे कि अप्रैल में होता है, तो अप्रैल में 1-1.5 महीने पढ़ाई होती है, फिर गर्मी की छुट्टियां लग जाती है। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। लेखक का कथन है कि वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते थे, वहाँ का तालाब जो था वो उनके मंडी के घर जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। नानी का मानना था कि ये बच्चे शहर से आए हैं इसलिए कम बोलते हैं और कम खाते हैं। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते थे।